आज अपन आगे पढ़ेंगे जनजातीय लोग कौन थे। जनजातीय लोग मतलब जो जंगलों में रहने वाले लोग थे वो कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। इतिहासकारों से हमें इनके बारे में बहुत कम जानकारी मिली है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। अब जो जनजातीय लोग जंगलों में रहते थे तो उनके पास कोई उनका लिखित दस्तावेज नहीं होता था, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौलिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। लेकिन वे अपने रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से मानते थे और जो भी उनका सारा होता था वो सारा कैसा परंपराएं मतलब उनके जो रीति रिवाज है, रहन सहन, खान पान, जो भी सब कुछ होता था मौखिक होता था। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी वो परंपराएं चलती रहती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वांशिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं और इन जनजाति लोगों के बारे में हमें पहले बहुत कम जानकारी मिलती थी, लेकिन अब जो इतिहासकार हैं वो इन जनजातियों के जीवन के बारे में पूरा लिखित बायोडाटा या लिखित रिपोर्ट रखते हैं, जिससे हमें उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। अब ये सारे लोग कबीलों में रहते थे, एक साथ रहते थे, तो उनकी अलग अलग पावर भी होती थी, लेकिन समय के साथ साथ इनमें भी काफ़ी परिवर्तन होते रहते थे। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। अब जो ये भी सारे एक साथ समुद्र झुंड में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, तो इनके कबीलों में इनके सरदार होते थे, ये भी बहुत शक्तिशाली होते थे, तो इनका अलग अलग क्षेत्र जंगलों में अलग अलग क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण रहता था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अब ये खोखर और गख्खर ये कौन थे? ये जनजाति लोगों की अलग अलग जातियाँ थीं। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया, क्योंकि इनको पूरे उन जंगलों की जानकारी होती थी, ये पूरे पावर में होते थे, शक्तिशाली होते थे, तो इसीलिए बादशाह अकबर ने इनको, जो इनका मुखिया होता था, सरदार होता था, जिसका नाम था कमाल खान गख्खर, उसे मनसबदार बनाया। मनसबदार का मतलब इतने सारे घोड़ों की सेना और दे देते थे कि भाई ये सारा पूरा इलाका तुम्हारा है, इसकी यहाँ पर अगर किसी ने आक्रमण किया तो इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। लेकिन ये होते किसके थे? अकबर के अंडर में। तो मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा, फिर और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम था बलूच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो इस तरह के हम देख सकते हैं कि हमारे पूरे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की जनजातियाँ पाई जाती थीं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए। औरंगजेब के समय में और अलग अलग सुल्तानों, दिल्ली सल्तनत के समय में, अलग अलग बादशाहों के समय में इन पर आक्रमण किए गए, जिससे भी इनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने
चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। और इन सुल्तानों ने इन पर अलग अलग जगह पर अलग अलग राजाओं सुल्तानों ने इन पर आक्रमण किया और इन्हें अपने अंडर में कर लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। ये भी एक जाति का ही नाम है और ये भी एक आदिवासी जाति का नाम है। तो इन्होंने मुंडा और संताल थे, इन पर भी अपना अधिकार कर लिया। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बैरात और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। अब जो कोली और बैरात और ये भी जनजातियों के नाम हैं जो अलग अलग स्थानों पर निवास करते थे। ये गुजरात में भी निवास करते थे। गुजरात में कौन सी जाति रहती थी? कोली। कुछ लोग दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर तथा यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। जब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे, मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती थीं। अब एक खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे थे तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।